उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए सभी की सुख समृद्धि एवं मंगलमय जीवन की कामना की है। नवरात्रि पर्व की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि नवरात्रि में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की उपासना का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का ये पर्व हमें मातृशक्ति की उपासना तथा सम्मान की प्रेरणा देता है। समाज में नारी के महत्व को प्रदर्शित करने वाला यह पर्व हमारी संस्कृति एवं परंपरा का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नवरात्रि में कन्या पूजन की परंपरा भी बालिकाओं के सम्मान से जुड़ा विषय है। हल्द्वानी केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अजय टम्टा ने गांधी जयंती के अवसर पर नगर निगम सभागार हल्द्वानी में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में स्वच्छता, ग्रीन लीफ रेटिंग वाले होम स्टे, होटल, स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम प्रधान, स्वयं सेवी संस्था को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वच्छता को लेकर देश को एक संदेश दिया और स्वच्छ भारत अभियान को उन्होंने हमेशा अपना लक्ष्य बनाया। इसी लक्ष्य को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल पहले देश भर में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, जिसका पूरे देश में जन जन तक प्रचार प्रसार किया गया और पूरे देश के लोगों ने इस स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया, जिसका व्यापक असर देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्र में जो लोग पर्यावरण और स्वच्छता अभियान में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे लोगों को आज सम्मानित किया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री उत्तराखंड की सड़कों को लेकर भी चर्चा की। जिस प्रकार से भारत माता की स्वतंत्रता के लिए और साथ ही भारत माता स्वच्छ रहे, सुंदर रहे और भारत एक प्रकार का जो सांस्कृतिक राष्ट्र है, इस राष्ट्र के अंदर स्वच्छता का एक विषय महात्मा गांधी जी के हमेशा उनके जन्म में से लेकर लगातार इनके जीवन तक चलता रहा। और महात्मा गांधी जी के इस जयंती के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज से 10 वर्ष पहले एक अभियान के रूप में प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर के अंदर इस अभियान को लिया और इसमें हर व्यक्ति को जोड़ने का, सरकार के कर्मचारियों को जोड़ने का, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा जो स्वच्छता का अभियान चले उसमें उसकी भी भागीदारी हो, ऐसा साथ में सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक घर के अंदर शौचालय हो। इस संकल्पना को, इस परिकल्पना को भारत की आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री जी के द्वारा हर गरीब व्यक्ति तक स्वच्छता का विषय पहुँचे, उस तक भी सुविधा पहुँचे, शौचालय पहुँचे, ऐसा देश के प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास शौचालय है। ये अभियान के रूप में एक प्रकार से ये आदत नहीं, एक प्रकार से ये संस्कार का एक जीवन के अंदर अपना बने, इस प्रकार का प्रधानमंत्री ने लक्ष्य लिया है। आज ये नगर निगम में जो ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में जो हमारे पर्यावरण से संबंधित, स्वच्छता से संबंधित जिन्होंने अपना योगदान समाज के अंदर दिया, उनको आज सम्मानित करने का भी एक कार्यक्रम है। इसलिए मैं उन सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं। वर्तमान में हालत खराब नहीं है, पहले उसकी हालत खराब इसलिए थी कि बहुत सारी वर्षा, जो इस बार का मानसून सत्र था उसमें पूरे देश भर में वर्षा का रिकॉर्ड टूटा है और लगातार स्वाला के पास और घाट के पास दोनों स्थानों में, क्योंकि लगातार वर्षा के कारण से, पहाड़ के खसकने के कारण से बार बार हम रोड बना रहे हैं, बार बार रोड धंस रही है, मगर अब वर्षा नहीं हो रही है। मेरे एनएच के अधिकारी और सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, लगातार उन्होंने दिन रात मेहनत की है और मेरा चंपावत का भी और पिथौरागढ़ का भी, और हम लीपू लेक तक जा सकते हैं। मेरे सारे एनएच पूरे प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, उनमें सब में काम चल रहा है, क्योंकि मैं केदारनाथ और बद्रीनाथ भी अभी होकर आया हूँ। मैं माड़ा तक गया, आदि कैलाश तक स्वयं गया हूँ और भी देश के नॉर्थ ईस्ट में जाना हुआ है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो नुकसान बारिश के समय हुआ था, हमने सभी रोडों को चुस्त दुरुस्त किया है
आगामी समय में भी हम अभी और आगे आने वाले समय में जो NH की सिंगल रोड हैं उनको भी हम 2 लेन कर रहे हैं। काठगोदाम से नैनीताल को हम 2 लेन कर रहे हैं। हम जियोली कोट से भवाली और भवाली का कैची का बाईपास करते हुए अल्मोड़ा से रानीखेत, दौराहाट, चकुटिया होते हुए पांडोखाल, कर्णप्रयाग तक इसको भी हम 2 लेन कर रहे हैं। हम ऋषिकेश में लगने वाले जाम में भी नेपाली फार्म से लेकर नटराज चौक तक 4 लेन एलिवेटेड रोड और वहाँ टी वाला ढाल वाला पॉइंट से लेकर लगभग 19 किलोमीटर का ये बाईपास ऋषिकेश भी कर रहे हैं। रामनगर और काशीपुर को भी हम बाईपास कर रहे हैं। ऐसे लगभग सारे NH के कामों की पूरी लड़ी लगी है। आप भी देखेंगे कि इसका हमारे उत्तराखंड का और देश का पहाड़ों की रानी मसूरी में मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल द्वारा मसूरी के 55 स्कूलों के 1368 शिक्षकों को डॉक्टर राधाकृष्ण सम्मान से सम्मानित किया गया। मसूरी के टाउन हॉल में आयोजित डॉक्टर राधाकृष्ण शिक्षक सम्मान कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्वलित करके दिया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा 55 स्कूलों के 1368 शिक्षकों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रजत अग्रवाल द्वारा लगातार सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर लोगों की मदद करने के कार्यों को सराहा। उन्होंने बताया कि मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में कोरोना काल में भी लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि मसूरी शिक्षा का हब है। यहाँ के स्कूलों में देश विदेशों के छात्र पढ़ाई करते हैं, जिसमें यहाँ के शिक्षकों का बड़ा योगदान है। यहाँ से पढ़े छात्र देश विदेश में बड़े ओहदों पर हैं और मसूरी का नाम ऊंचा कर रहे हैं। मंडल के अध्यक्ष रजत को, उसकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बड़े बड़े कार्यक्रम में जाने का मौका मिलता है, लेकिन आज जिन लोगों के बीच में आया हूं, ये वो लोग हैं जिस प्रकार सुनार जो है सोने को पीट पीट कर ठोक ठोक कर उनको गहने बनाता है। आकर्षित ये बच्चों को सजाकर, पढ़ाकर, संवार कर उसका भविष्य तैयार करते हैं। उनको सम्मानित करने का काम रजत की और उसकी पूरी टीम ने किया है। इसके लिए जितनी भी इसको बधाई दी जाए उतनी कम है। लेकिन अवसर पर मैंने शिक्षकों से अनुरोध किया है कि शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा और चारित्रिक शिक्षा का होना बहुत जरूरी है, जिसका आज अभाव दिखाई देता है। जब मैंने टीचरों से कहा है कितने टीचर्स हैं जिनके लोग बच्चे पैर छूते हैं, तो उनका प्रतिशत बहुत कम था। तो मैंने कहा बच्चों के अंदर ये संस्कार डालिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है गुरु गोविंद दो खड़े काकी लाग पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु का स्थान तो भगवान से भी ऊपर है। लगता है कि जो विश्व बनने का सपना भारत देख रहा है, उसकी शुरुआत मसूरी विधानसभा से होगी और रजत इस प्रकार कार्यक्रम करता रहेगा और लोगों को जोड़ता रहेगा। हरियाणा की जनता को लगता है कि अगर आज प्रदेश सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, तो मोदी जी के हाथों में है, क्योंकि दिल्ली के अंदर मोदी सरकार है, भाजपा के गठबंधन की सरकार है और कोई भी मदद की आवश्यकता होगी तो केंद्र ही करेगा। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है तीसरी बार फिर भारतीय जनता की पार्टी की सरकार वहां पर बनने जा रही है। उनका सम्मान देने के लिए हमें मानते हैं कि जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं ये समाज की रीढ़ की हड्डी है। मसूरी को संवारना, निहारना शिक्षकों के हाथ में है। एक किस प्रकार के आने वाले समय में कल का भविष्य होगा वो शिक्षकों के हाथ में है। और इस भविष्य की जो इतने बड़े जो हमारे करने वाले जो सूत्रधार हैं वो शिक्षक शिक्षिकाएं, उनका मान सम्मान आज हमारे द्वारा हुआ, ये हमें बहुत ही गर्व की बात है। और हम उम्मीद करेंगे कि चौथा शिक्षक सम्मान समारोह हमारे द्वारा करा गया है और हम उम्मीद करेंगे आगे भी इस प्रकार के सम्मान समारोह कर न सिर्फ शिक्षकों को धन्यवाद करेंगे बल्कि शिक्षकों का मनोबल बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे। हमारा कोरोना के समय से अगर बात करें तो हमने सामाजिक कार्यों में गतिविधि बढ़ाई है, जबकि हम खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता। हमारी संस्था जो है वो बहुत पुरानी संस्था है, 1975 की रजिस्टर्ड संस्था है और हम उम्मीद करेंगे कि इन सामाजिक कार्यकर्ताओं में लोगों में आपसी प्रेम आएगा, भाईचारा आएगा, भेदभाव कम होगा, आपसी तनाव कम होगा और लोग। हल्द्वानी के बेल बाबा मंदिर के करीब हरियाणा रोडवेज की बस ने एक हथनी को टक्कर मारी। घटना में हथनी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल हथनी का उपचार डॉक्टर की टीम के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन इलाज के दौरान हथनी ने दम तोड़ा। वन विभाग की टीम ने नियमानुसार आगे की कार्रवाई शुरू की। इधर एसडीओ तराई केंद्रीय शशि देव ने बताया कि वन विभाग के डॉक्टरों की टीम ने हथनी को बचाने का हर संभव प्रयास किया। उसको अंदरूनी चोट लगी थी, लेकिन हथनी ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है।
हल्द्वानी के बैल बाबा मंदिर के समीप रामपुर रोड पर हरियाणा रोडवेज बस की टक्कर से घायल हुई गर्भवती हथिनी की घटना पर क्षेत्रीय सांसद एवं पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय टम्टा ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि ये दुखद घटना है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी रामपुर जो सड़क है वे एक तरफ से हाथियों के लिए कॉरिडोर है। उन्होंने कहा कि उक्त सड़क से रोजाना हाथियों सहित जंगलों जानवरों का आना जाना होता है। सांसद ने कहा कि पूर्व में वन विभाग और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने मिलकर उक्त सड़क पर बैरिकेडिंग तथा सुरक्षा व्यवस्था की थी, लेकिन हाथी बड़ा जानवर है जो उन्हें पार करके सड़क पर आ जाता है। उन्होंने कहा कि जल्दी ही संबंधित विभागों से मिलकर टाडा रामपुर सड़क लाइट लगाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी से लेकर रुद्रपुर हॉल्ट तक रामपुर सड़क पर लाइट लगाने से जानवरों के साथ हो रही दुर्घटनाओं में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि जल्द वाहनों की स्पीड को लेकर भी दिशा निर्देश विभागों को दिए जाएंगे। जंगल में जो हमारी सड़क है वो एक किस्म से हाथियों का कॉरिडोर है। उसको किस तरह से सुरक्षित रखा जाए और कैसे उनके निकलने का स्थान रखा जाए, वो फॉरेस्ट और पीडब्ल्यूडी के बीच में वार्ता हुई है और कुछ भूमि पीडब्ल्यूडी को दी गई थी बैरिकेडिंग लगाने के लिए और उचित व्यवस्था करने के लिए। लेकिन हाथी इतना बड़ा जानवर है कि वो फिर भी उसको किसी न किसी तरह से पार कर लेता है। चिंता का विषय है कि फिर एक हाथी को फिर कल चोट लगी है, आज फिर एक चोट लगी है। इससे पहले भी एक आध हाथी चुटेल हुए हैं, जो चिंता का विषय है। अतिशीघ्र हम टाडा जंगल में लाइट लगाने के लिए विभागों से कह रहे हैं, ताकि जब ट्रैफिक चलता है वो तो 24 घंटे चलता है, किसी भी समय कोई दुर्घटना हो सकती है, वो कम की जा सकती हो। और किस तरह से आगे के लिए सेफ्टी जो हमारे मेजर्स हैं उनको और अच्छा चुस्त दुरुस्त किया जाए, उस पर भी हमारे दोनों विभाग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विचार कर रहे हैं। चिंता का विषय जो है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। वैसे रामनगर से आते हैं, एक कॉरिडोर वो भी है हमारा। चलते समय चाहे किसी भी डिपो की गाड़ी हो, किसी भी सरकार की आ रही हो, क्योंकि यहाँ तो हर राज्य सरकारों से गाड़ियाँ आती हैं, तो बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, उनको जगह जगह पर उनके लिए स्लोगन लिखे जाना, सावधानी बरतना, हाथी यहाँ पर है, धीरे चलिए, जो जिस टाइप से लिखते हैं। इसके लिए हमने पुनः कहा है कि आप अपील करें, क्योंकि एकदम से सड़क भी बंद नहीं हो सकती है, क्योंकि कई जगहों पर हमारे ऐसे कॉरिडोर्स हैं, जिम कॉर्बेट पार्क में भी है, और देश के इतने ज़्यादा हमारे स्थान हैं जहाँ पर हाथी हैं, शेर हैं और अन्य जंगली जानवर हैं। सड़कें भी जाती हैं, लेकिन उसके लिए जो उसके सेफ्टी के लिए हमारे नियम बनाए गए हैं, उसके लिए पूरा आगाह किया जाता है। जैसे अकेले न निकलें, इतने बजे के बाद बाहर न निकलें, गाड़ी चलाते हैं तो एक इतनी स्पीड पर निकलें, अगर जंगली जानवर क्रॉस कर रहा है तो उसको क्रॉस करने दें, खड़ी हो जाएं। तो कई जो लिखे जाने थे स्लोगन, उसकी कमी देखी गई है। हम सब लोगों ने कहा भी है विभागों से, इसको और तेज़ी से काम करें, इस पर न रोकी जा सके। विभाग देख रहा है, संख्या बढ़ना तो अच्छी बात है, लेकिन उनके क्रॉसिंग करने पर, सड़क क्रॉस करने पर, या फिर कहीं अचानक से कोई भाग के आ रहा हो, उस पर गाड़ी का ब्रेक नहीं लगने से कई बार ऐसी भी घटनाएं होती हैं। उसको एक निश्चित चाल पर ही टाडा जंगल में चलना चाहिए। ऐसे स्थानों पर एक निश्चित किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी वो तय होता है, उसको कड़ाई से लागू करना चाहिए। कम स्पीड में हम गाड़ी चला सकते हैं वहाँ। जो एक वक्फ बोर्ड 2024 संशोधन बिल की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर राजनीतिक दलों में तीखी हलचल देखने को मिल रही है। वहीं वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन को लेकर उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी का कहना है कि यह बहुत जरूरी था, क्योंकि तीसरे नंबर की संपत्ति मुसलमानों के पास होने के बावजूद वह गरीब हैं और उनका एजुकेशन लेवल नीचे गिरता जा रहा है। ये सोचने का विषय है। मुफ्ती शमून कासमी ने सीधे तौर पर इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति को खुर्द-बुर्द किया है। अपने कार्यकाल के दौरान
इन्होंने अपने लोगों को बोर्ड में बैठकर तमाम बड़ी संपत्तियों को बेच दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर ये संपत्तियां वापस मिलती हैं तो निश्चित रूप से इससे तमाम लोगों का भला होगा। देखिए, वक्फ बोर्ड जो 2024 संशोधन बिल जो जिसकी तैयारी चल रही है और जेपीसी में उसके ऊपर बहुत पूरे देश के अंदर उसके ऊपर चर्चाएं हो रही हैं और जेपीसी के माननीय अध्यक्ष श्री जगदम्बिका पाल जी जगह जगह जाकर के लोगों की राय ले रहे हैं। मैं आज ये बात कह सकता हूं कि ये बहुत ज़रूरी था, इसलिए कि तीसरे नंबर की संपत्ति मुसलमानों के पास हो और फिर वो गरीब हो, उनके एजुकेशन का लेवल जो है वो बहुत नीचे चला गया हो, मुख्य धारा से कट करके बिल्कुल वो एक दयनीय स्थिति के अंदर आ गए हों, जबकि उस वक्फ संपत्ति के माध्यम से उनकी आमदनी से उन गरीब मुसलमानों का, बेवाओं का, यतीमों का कल्याण किया जा सकता था और उस संपत्ति के ऊपर हॉस्पिटल होने चाहिए थे, स्कूल होने चाहिए थे, कॉलेज होने चाहिए थे। आज ऐसा ना हो करके कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर, जो 60 साल का कार्यकाल है लगभग, बहुत लंबा होता है, अपने चहेतों को, अपने मीडिएटरों को उनका अध्यक्ष बनाया और उन्हें बनाने के बाद उन्हें पूरी आजादी दी, उन्हें पूरी पावर दी कि तुम इसे लूटो और इसे बर्बाद करो, और वो उन्होंने ऐसा किया। आज के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आज माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी, उन्होंने बार बार इस बात को कहा है और पार्लियामेंट के अंदर बहुत स्पष्ट कहा है कि इससे मुसलमानों का फायदा होगा। और ये जो संपत्ति जिस तरह से लूटी जा रही थी कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर, कि उसकी एक मिसाल यही है कि अगर आप वक्फ बोर्डों का आज भी उनके अगर आप इंक्वायरी कराएं तो वो तो अमीर हो गए, जिनके लिए वो संपत्ति वक्फ की गई थी वो गरीब से गरीब होते चले गए। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इसके ऊपर जो लोग वावेला मचा रहे हैं, ज्यादातर वो हैं जो वक्फ संपत्ति का मिसयूज कर रहे हैं। अगर उन सब की इंक्वायरी हो और 60 साल के कार्यकाल की अगर इंक्वायरी हो तो मैं ये समझता हूं कि उनसे रिकवरी होकर के बड़ी रकम वापस आएगी, बड़ी संपत्ति वापस आएगी, जिसकी पैरवी न करके इन्होंने कीमती जमीनों को खुरद बुरद किया है और हर स्टेट के अंदर ऐसा ही हुआ है। तो आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ट्रांसपेरेंसी कहेंगे कि उन्होंने इसके ऊपर एक निर्णय लिया और एक साहसिक निर्णय है जो होना चाहिए था। मैं जहां तक मैं ये कह सकता हूं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी उन तमाम चीजों को बहुत सुचारू रूप से लेकर के चल रहे हैं। किसी के लिए भी, मैं मदरसा बोर्ड की बात करूं तो मदरसा बोर्ड के अंदर उन्होंने उन गरीब बच्चों को जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन गुजारते हैं, पसमानदा मुसलमानों के बच्चे हैं, उनके लिए एनसीईआरटी उनके नेतृत्व में हमने लागू किया ताकि वो इंजीनियर और डॉक्टर बन सके। और जिस दिन वो मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे, मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि वो किसी के बहकावे में। गढ़वाल सभा भवन हरबटपुर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 2 अक्टूबर 1994 को उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा पर हुए गोलीकांड में शहीद हुए आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद राज्य आंदोलनकारियों ने मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड के दोषियों को सजा देने की मांग की। यहाँ पे कार्यक्रम ये आज 2 अक्टूबर 1994 को जो घटना घटी थी मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहे में, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और वो काली रात जिसे कि सुन के अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं, कई महिलाएं हमारी लापता हुई, कई महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार हुआ। तो वो घटना हम लोग कैसे भूल सकते हैं। वैसे आज गांधी जयंती भी है और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म जयंती है। तो
जब सरकार ने यही नहीं समझा कि हम इस पवित्र दिन को और उत्तराखंडियों के साथ में इतना बड़ा कांड जो हुआ है, उस टाइम मुलायम सिंह की सरकार थी और इतना बड़ा कांड हुआ है तो रोका क्यों नहीं? उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में और यहाँ यह तांडव हो रहा था, वहाँ हमारा मंच तोड़ दिया गया, फिर भी हमें उत्तराखंड मिला। तो हम धिक्कारते हैं मुलायम सिंह को भी और उनको भी, कांग्रेस को भी, जिन्होंने कि उस टाइम हमारे साथ में इतना बड़ा दुर्व्यवहार किया। हाँ, क्षेत्रीय मांगे है हमारी। सबसे बड़ा जो इस टाइम ज्वलंत है, जो ज्वलंत मांग है 10% आरक्षण का, जो 11 साल से निलंबित पड़ने के बाद अब जाके कहीं राज्यपाल ने उसमें साइन करे, उसके बाद भी कुछ हमारे जिन्होंने कि उत्तराखंड का मुंह भी नहीं देखा था रहेंगे और हमारे बच्चे बहुत बेरोजगार भी बन जाएंगे, पर हम ये नहीं होने देंगे। ये व्यक्तिगत तौर पर भी मेरे लिए और एक समाज के तौर पर भी हमारे लिए जो है एक भावुक और संतरास वाला दिवस है कि 2 अक्टूबर, जबकि भारत माँ के सबसे बड़े सपूत महात्मा गांधी का जन्मदिन है, पूरा देश और पूरा विश्व इसको जो है अहिंसा के सबसे बड़े प्रतिपादक के जन के तौर पर मनाता है। उस दिन 1994 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा शांतिपूर्वक अपनी मांग के लिए दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों के साथ मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ वो न केवल लोकतंत्र के नाम पर एक काला धब्बा है, बल्कि मानवता को शर्मसार करने वाला भी दिवस है। हम लोग इस दिवस पर हमेशा राष्ट्रीय कवि संगम के तत्वाधान में दस्तक नई पीढ़ी की कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई जाने माने कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से युवाओं का नया संदेश देने का कार्य किया गया। वहीं कवि श्रीकांत ने बताया कि जैसे आज हमारे देश में अंग्रेजी भाषा को ज्यादा महत्व दिया जाता है, उनका उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा पीढ़ी को जागरूक किया जाए कि युवा हिंदी भाषा को महत्व दे। अन्य कवियों ने भी इस कार्यक्रम के उद्देश्य को बताते हुए अपनी कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी को अपनी मातृभाषा की ओर अग्रसित करने का संदेश दिया है। जी, आजकल ये दस्तक नई पीढ़ी की जो हमारा कार्यक्रम है, ये उत्तराखंड में हम सन 2015 से लगातार कर रहे हैं। अब की बार 9वां ये कार्यक्रम है। इसमें हम जो उत्तराखंड की जो विशिष्ट प्रतिभाएं हैं और नई उम्र के बच्चे हैं जो कविता के क्षेत्र में आ रहे हैं, तो उनको मंच देने का हम कार्यक्रम हर वर्ष 25 दिसंबर को ये कार्यक्रम करते हैं, वीर बाल दिवस पर के अवसर पर। तो उस कवि सम्मेलन में जो बच्चे पढ़ेंगे उनका चयन होना है। मेरे साथ में खड़े हैं अवनीश मलासी जी, इन्होंने भी दस्तक नई पीढ़ी का ऋषिकेश में हमारा पहला कार्यक्रम हुआ, धर्मेंद्र उनियाल जी उसमें थे और आज ये पूरे देश में परिचय के मोहताज नहीं है। तो इस कवि सम्मेलन के माध्यम से हम नई प्रतिभाओं को, उत्तराखंड की प्रतिभाओं को पूरे देश के फलक पे ले जाने का काम करते हैं। वहाँ देखो, नई पीढ़ी में हम बहुत सारे आजकल देखते हैं कि समाज के अंदर जो विद्रूपता फैल रही है, समाज की विद्रूपता को समाप्त करने का एकमात्र कारण, एकमात्र जरिया है साहित्य। तो नई पीढ़ी को साहित्य से जोड़ने के लिए, नई पीढ़ी के अंदर संस्कार देने के लिए, नई पीढ़ी के अंदर नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए हम कविताओं का कार्यक्रम करते हैं। तो उसमें हम 2 कार्यक्रम करते हैं, दस्तक नई पीढ़ी की, और एक कार्यक्रम हम इसी के उद्देश्य देखें कि कविता के माध्यम से हिंदी का जागरण है कि हमारे समाज में अंग्रेजी भाषा के प्रति जो एक अंग्रेजों का मतलब एक प्रभाव है भाषाई, उसको खत्म करने के लिए एक अभियान है। और इसका दूसरा उद्देश्य ये है कि मंचीय कवि तैयार करने। मंचीय कवि तो तभी तैयार होंगे जब भाषा पे उनकी पकड़ होगी, हिंदी पे पकड़ होगी या हिंदी भी पे पकड़ होगी। हम गजल
गजलकारों को भी बुलाते हैं इस कार्यक्रम में। इसका मूल उद्देश्य यही है कि स्कूलों में पौधे तैयार कर रहे हैं हिंदी भाषा के लिए। 35 से कम है उनके लिए हमने दस्तक नई पीढ़ी के तौर पर ये शुरू किया है और बहुत वर्षों से हो रहा है ये। और जो 35 की आयु से ज़्यादा हैं और कभी उन्होंने मंच पर नहीं पढ़ा, उनके लिए पदार्पण का हमने ये कैटेगरी रखी है। इसमें हम वही है कि जो अपने आप लिखते हैं, स्वांते सुखाए की तर्ज पर खुद को खुश होने के लिए लिखते हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ कि हर एक फनकार या कलाकार का धर्म है कि जो भी उसने लिख लिया वो समाज के लिए होता है, उनको वो अर्पण कर देना चाहिए। इसके लिए आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है। जब इस तरह का प्रोत्साहन बच्चों को मिलेगा तो वो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के साथ जो आज एक समस्या आई हुई है कि लोग अंग्रेजी की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, वो चीज़ भी उनकी ख़त्म होगी और हिंदी के लिए उनका जो एक सम्मान होना चाहिए, हिंदी के प्रति जो प्यार उनको होना चाहिए, वो इस तरह के आयोजनों से बहुत उभर कर आएगा। तो चलिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।